वेलकम बैक टू आदर्श अकेडमी। आदर्श अकेडमी FBG पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हिस्ट्री का दूसरा पार्ट लेकर के हम आ रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले दोस्तों हम आपको बता चुके थे। अब हम बात कर रहे थे नेपोलियन बोनापार्ट का। जब नेपोलियन बोनापार्ट का बात अगर करते थे, इससे पहले हम लोग इसको जानेंगे कि इसका जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों इसका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। इसका पिता जो है कार्लो बोनापार्ट और माता जो था वो लेटिजिए रमोलिनो था। और ये जो नेपोलियन थे ये कैथोलिक धर्म को मानते थे। ठीक है। तो मैं नेपोलियन की बात करूँ, ये नेपोलियन जो है ऐसा शासक था, ये इसका रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। नेपोलियन जो था फ्रांस का जो है सबसे बड़ा जो है शासकों में से एक माना जाता था। तो कहा जाता है कि नेपोलियन जो थे, अगर मैं नेपोलियन के बारे में अगर बोलना प्रारंभ करूं तो एक बड़ा ग्रंथ बन सकता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है दोस्तों। बस सिलेबस में आपको इतना जानना है कि नेपोलियन के नेपोलियन जो है राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का क्या योगदान रहा है, अर्थात आप कह सकते क्या भूमिका रहा है, बस इतना ही जानना है। तो आइए हम लोग सिलेबस टू अकॉर्डिंग पे चलते हैं, तो बात कर लेते हैं। कहा जाता कि 1799 में जो है डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर जो है सत्ता पर वो काबिज किया था, फ्रांस के सत्ता पे। ठीक है। तो और जैसे ही काबिज किया, ठीक 5 साल बाद, कहने का मतलब है 1804 ईस्वी में उन्होंने फ्रांस का सम्राट बना और 1804 में ही एक नेपोलियन कोड की स्थापना किया था। और उस कोड के माध्यम से पूरे यूरोप कंटिनेंट के लगभग देशों में जो है तरह तरह का कुछ बदलाव किए थे, जिसको हम नेपोलियन संहिता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो बात मैं कर लेता हूँ राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का योगदान। तो पहला क्या है, जैसे ही वो सम्राट बना तो सबसे पहले वो विशेषाधिकार को समाप्त किया, आर्थिक समानता को दूर कर दिया। ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि विशेषाधिकार क्या होता है। दोस्तों नेपोलियन से पहले फ्रांस के अंदर एक विशेषाधिकार दिया गया था कुछ लोगों को। जैसे कि कह सकते हो कि उस वक्त जो था नेपोलियन 1799 से पहले फ्रांस में राजतंत्र था, और राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन। और राजा जो है अपनी मर्जी से शासन चलाते थे, और राजा के जो करीबी लोग होते थे उसको कुछ विशेष प्रकार का अधिकार दिया जाता था। तो यहाँ पे आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल पेश किया जाए, खुद अपने पे एग्जाम्पल बनाइए। मान लेते हैं कि आप लाइन में लगे हुए हैं तकरीबन 2-3 घंटे से, अगर कोई बंदा आए और वो आपसे आगे जा कर के सामान लेकर चला जाए, तो उस वक्त आपको कैसा लगेगा दोस्तों? उस वक्त आपको बहुत गुस्सा लगेगा। तो यही जो था एक विशेष प्रकार का अधिकार दे रखा था। जैसे ही नेपोलियन जो है आया तो राष्ट्र के बदलाव के लिए कुछ अपना जो है अलग तरीका से जो है ये बनाने का प्रयास किया। तो समझ गए, विशेषाधिकार को समाप्त किया, आर्थिक समानता को दूर कर दिया। जैसे कि फ्रांस के अंदर जो था कोई गरीब था कोई अमीर था। ठीक है। मतलब इक्वल में नहीं था, तो उसको वो समाप्त करके असमानता को दूर कर दिया। ठीक है। उसके बाद जो कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार मिला। दोस्तों ये कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार कैसे मिला? क्योंकि हमने आपको बताया कि राजतंत्र के अंदर जो था सभी को कानून के समक्ष बराबर का अधिकार नहीं था। किसी को अगर कोई गलती भी करता था तो उसको सजा कम होता था, लेकिन अगर कोई, कहने का मतलब है कि पूरे फ्रांस के अंदर, कह सकते हो कि पूरे फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप कंटिनेंट के अंदर जितने भी थे वहाँ पे कुलीनबर्ग का जो है कब्जा था। कुलीनबर्ग बोले तो अमीर लोग। तो अमीर लोग जब अगर गलती अमीर लोगों के द्वारा होता था ना, तो उसको जो है वो कुछ भी नहीं करता था। ठीक है। नज़रअंदाज करके चलता था। लेकिन कुलीन वर्ग के अलावा अगर कोई और भी दूसरा वर्ग से कोई गलती काम हो जाती थी तो उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलता था। तो यही जो था नेपोलियन आकर के जो है कानून के समक्ष जो है सबको बराबरी का जो है अधिकार दे दिया। कानून जो है सबके लिए बराबर अधिकार देता है, ये लगा दिया। नेक्स्ट का था यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया। पहले दोस्तों यातायात और संचार का जो माध्यम था ना उतना अच्छा नहीं था। तो जब उतना अच्छा नहीं रहेगा संचार का माध्यम, तो फ्रांस का जो था
डेवलपिंग भी जो है उतना अच्छा से नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आप लोग भली भांति से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे ही नेपोलियन आया तो ये सबसे पहले क्या किया, संचार व्यवस्था को सुचारू ढंग से ठीक ठाक किया, जितना था उससे ज़्यादा करने का प्रयास किया। ठीक है, समझ गए। अब क्या होता कि समान शुल्क, समान नापतोल प्रणाली और एक ही मुद्रा द्वारा राष्ट्र को संगठित करने का प्रयास किया। कहने का मतलब ये हुआ, अब एक ही राष्ट्र है और एक ही राष्ट्र में जो है तरह तरह के मुद्राएं चले, समान शुल्क नहीं लगे। अब किसी के ऊपर, जैसे कि आप के ऊपर जो है हमने 10 रुपये टैक्स लगा दिया, आपके मित्र के को जो है 8 रुपये लगा दिया, आपके बगल वाले को 7 रुपये लगा दिया, अब किसी को 5 रुपये लगा दिए, तो आपको तो बुरा लगेगा, स्वाभाविक सी बात है, ये बुरा लगेगा। अब मान लिया हमसे 10 रुपये लेते हैं, आपसे 5 रुपये लेगा, तो ये तो ऑलरेडी द्वेष की भावना तो होगा। तो नेपोलियन ने बस आके क्या किया, इसी समान शुल्क को जो है लागू कर दिया, सभी पे फिक्स कर दिया कि 5 रुपये ही लगेगा। और कहीं जो है पूरे फ्रांस के अंदर कहीं नाप तोल की जो प्रणाली था, कभी 800 ग्राम का था, कभी 900 ग्राम का, कभी 1000, कभी 700, इस बाट जिसको हम लोग बटखारा बोलते हैं ना, तो उसको भी समाप्त करके समान लगा दिया, इक्वल। जैसे कि 1000 का अगर होगा तो 1000 का ही होगा, 1000 100 यानी 1000 ग्राम पर 1 kg का बाट बना दिया। ठीक है, और एक ही मुद्रा द्वारा पूरे राष्ट्र को संगठित करने का प्रयास किया इन्होंने। एक ही मुद्रा, कहने का मतलब अगर जैसे अगर एक उदाहरण लेते हैं कि ये अपना हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में वर्तमान समय में अगर 28 राज्य है, तो 28 राज्य में जैसे मान लेते बिहार हो गया, यूपी हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन सब जगहों पे अगर एक ही मुद्रा नहीं रहे, अगर यहाँ पे 1 रुपये का वैल्यू जो है बिहार में 1 रुपये है और 1 रुपये का वैल्यू बंगाल में अगर 75 पैसा हो जाए, तो क्या लगेगा? आपको क्या लगता है, पूरा हिंदुस्तान एक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो नेपोलियन ने पहले फ्रांस में ही ऐसा ही था, समान मुद्रा नहीं था पूरे फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो नेपोलियन ने आकर क्या किया, सभी को समान मुद्रा करने का प्रयास किया और जो राष्ट्र बिखरा हुआ था एकता के सूत्र में बांधते हुए संगठित करने का प्रयास किया। समझ गए। अब कहता सामंती व्यवस्था समाप्त कर और किसानों को उचित मुआवजा जो है दिया गया। ठीक है, कहने का मतलब सामंती व्यवस्था वह व्यवस्था होता है जो पहले वीआईपी लोगों का, वीआईपी लोगों से मतलब होता है जो एसी में चलने वाला हो, जो घर से कभी निकलता ही नहीं हो, जो कहने का मतलब हो पूरा जमींदार वाला व्यक्ति, वो लोग क्या करते थे, किसान लोगों को जमीन दे देता था और आजीवन उस पर कृषि करने के लिए जो है उसको दबाव बनाता था। ठीक है, और दबाव बनाता था और जो है फसल कटने के बाद सारा फसल जो है वो उगाही कर लेता था, मतलब ले लेता था, किसान को कुछ भी नहीं बचता था। तो ऐसी में, ऐसी स्थिति में जो था किसान का जो हालात था, दिन प्रतिदिन क्या होता था, वो खराब, मतलब दिन प्रतिदिन स्थिति जो था उसका बदतर होते चला गया। ठीक है, तो उस व्यवस्था को क्या किया, ये समाप्त किया और किसानों को जो जमीन नहीं था उस किसानों को जमीन भी मुआवजा करवाया गया। ठीक है, और सबसे अहम जो सुधार किया वो शिक्षा प्रणाली में सुधार किया, क्योंकि उसका एक ही था कि अगर शिक्षा प्रणाली में अगर हम सुधार कर ले तभी जाकर के जो है शिक्षित लोग होंगे, तभी जाकर के जो है डेवलप जो है ज़्यादा विकास होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व, मतलब राष्ट्रवाद के विकास में कौन कौन से मूल ऐसे तत्व है जो अहम रोल लगाता है। जैसे कि पहला आता है कि कुलीन वर्ग का सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत प्रभावी होना। कहने का मतलब पूरे फ्रांस पर, पूरे फ्रांस ही नहीं कहा जा सकता है, जबकि यूरोप के वो शक्तिशाली देश जहां मतलब अमीर लोग यानी कुलीन वर्ग का जो है आधिपत्य था, कुलीन वर्ग का जो है दबदबाव था, कुलीन वर्ग का हिटलर शाही ज़्यादा चलता था, क्योंकि पूरे तकरीबन यूरोप कॉन्टिनेंट के सभी देशों में लगभग जो है कुलीन वर्ग बहुत ज़्यादा था। इस वजह से उसका वो कुलीन वर्ग लोग जैसा चाहते थे वैसा होता था, राजा को जैसे नचाता था वैसे नाचता था, क्योंकि अमीर लोग, जो कुलीन वर्ग का मतलब होता अमीर लोग, अमीर लोग जो है राजा को ढेर सारे पूंजी दिया करते थे, पैसा दिया करते थे। तो इसके एवज में राजा अगर कुलीन वर्ग के द्वारा कुछ अगर गलती भी हो जाती थी तो वो गलती को जो है राजा के द्वारा माफ कर दिया जाता था, उतना एक्शन नहीं लिया जाता था। लेकिन अगर कुलीन वर्ग के अलावा किसी अदर वर्ग से कोई गलती भी हो जाता था तो उस पर बहुत ही ज़्यादा एक्शन लिया करते थे। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है एक वर्ग का उदय हुआ था जिसका नाम था मध्यम वर्ग का उदय।
दोस्तों देखो, ये वर्ग का उदय तब हुआ जब एक औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति में बहुत सारे मजदूर वर्ग ऐसे थे, कोई बकलोल ऐसा तो नहीं था, बहुत सारे बकलोल थे लेकिन दिमाग का बहुत ज़्यादा होशियार था। इस वजह से उन लोगों में जैसी औद्योगिक क्रांति हुआ तो इसमें जो है अपना पूंजी बना लिया। दिमाग का तेज था तो पूंजी तो बनाएगा ऑलरेडी, और जैसे ही पूंजी बनाया तो उन वर्ग से जो है ढेर सारा, जैसे कि डॉक्टर, उसका बाल बच्चा जो हुआ उसका डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर वगैरह वगैरह, वकील इत्यादि, यानी लोग में जो है नौकरी वाला लोग हुआ। तो अगर मान लेते हैं कि अगर उसका पिता जो है राजा के अधीन था तो क्या वो पढ़ लिख करके वो लड़का भी उसका अधीन होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो उन लोगों ने मिल करके राजा के खिलाफ जो है फुल्ली तरह से बगावत के लिए उतर आए और आवाज उठाए, ठीक है। तो उसी में कहते हैं मध्यम वर्ग का उदय हुआ। कब हुआ दोस्तों? ये औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। अब यहाँ पे एक आ जाता है टॉपिक कि रोमानीवाद। रोमानीवाद क्या होता है कि रोमानीवाद क्या होता है कि लोगों में राष्ट्र भावना को पैदा करने के लिए या जगाने के लिए या भड़काने के लिए जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक किया करते थे। नुक्कड़ नाटक करके लोगों को ये संदेश देते थे लोगों को ये संदेश देते थे कि आपका पिछला बैकग्राउंड देखिए, आपका पिछला हिस्ट्री देखिए, आपका क्या था और अभी आप क्या है। लोगों को जज्बा को पैदा करता था, जगह जगह पे भड़काने का काम करता था, ताकि लोगों के पूरी फ्रांस के लोगों को ये राष्ट्र भावना पूरी तरह से उजागर हो, राष्ट्र भावना पैदा हो, और तभी जा कर के जो है ये चुंगल से हट सकता था फ्रांस। अगर राष्ट्र भावना अगर नहीं जगेगा तो वैसी स्थिति में जो है फ्रांस जो है फिर राजतंत्र के अधीन ही होता। ठीक है, समझ गए। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद। कुछ वहाँ पे उदारवादी राष्ट्रवाद लोग थे। देखिए उदारवाद, जैसे कि उदारवादी राष्ट्रवाद में आएंगे, ये उदारवाद जो है ये एक लैटिन शब्द से बना हुआ, जिसका जो लैटिन शब्द से बना हुआ उदारवाद का अर्थ होता है लीवर, और जिसका अर्थ होता है पूरी तरह से आज़ाद होना। मतलब अंग्रेज, जैसे कि आप मान लेते हैं कि हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का आधिपत्य कायम था और हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने अपनी जागरूकता को दिखाते हुए राष्ट्र भावना जब जगा हिंदुस्तान के लोगों में, तो अंग्रेजों को किस तरह से जो है हिंदुस्तान की धरती छोड़ने के लिए विवश कर दिया, और वस्तुतः अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़ के भाग गया, तभी जाकर के हिंदुस्तान जो है आज़ाद हुआ। ठीक है, ठीक उसी प्रकार। तो अब आप आते हैं कि इन्हीं लोगों में से कुछ लोग उदारवादी लोग थे। कहता व्यक्ति की, ये उदारवादी लोग चाहते थे कि व्यक्ति की पूरी तरह से स्वतंत्रता हो और कानून के समक्ष समानता पर बल देते थे। ये लोग पूरी तरह से व्यक्ति की आज़ादी चाहते थे, कोई भी व्यक्ति किसी की गिरफ्त में नहीं होना चाहिए। ये लोगों का भावना था, विचार था, मत था। इन्हीं विचारों में से देखिए कुछ लोग था निरंकुश राजतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर संविधान के माध्यम से और प्रतिनिधि सरकार के माध्यम से राजा का जो है चयनित किया जाना, ये चाहते थे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हिंदुस्तान की, अगर मैं राजनीतिक पे थोड़ा अगर बात करूं, तो हिंदुस्तान की राजनीतिक में अगर मैं बात करूं तो कोई भी लीडर मान लेते हैं कि 5 साल के लिए यहाँ चुनाव होता है, और वो लीडर आपके क्षेत्र से अगर विजयी होता है, जीतता है, आप उसको अगर सांसद बना के भेजते हैं या फिर एमएलए बना के भेजते हैं विधानसभा में या लोकसभा में, तो वैसी स्थिति में वो अगर आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो कितना साल तक करेगा? 5 साल तक। 5 साल के बाद फिर आप उनको नहीं चुनेंगे, दूसरे को चुनेंगे। नहीं, तो ये आज़ादी ये लोग जो है यही चाहते थे, निरंकुश राजतंत्र को समाप्त कर संविधान और प्रतिनिधि की सरकार चाहती थी, और निजी संपत्ति की सुरक्षा चाहता था, मुक्त व्यापार चाहते थे। निजी संपत्ति का मतलब है क्या कि इससे पहले क्या होता था कि जैसे कि संपत्ति मेरी है और मेरी संपत्ति पे कोई आकर के आक्रमण कर लिया, तो ये निजी, हमारी निजी जो भूमि है उस पर तो अधिकार नहीं रहा मेरा, वो हमसे जबरन जो है छीन लिया जाता था। तो ये लोगों का ये चाहते थे ये लोग कि ये निजी संपत्ति की पूरी तरह से घेराबंदी हो, पूरी तरह से सुरक्षा हो और मुक्त व्यापार हो। जैसे कि उस वक्त कोई भी लोग व्यापार करते थे तो वो डर डर के किया करते थे। डरता था इसलिए कि क्योंकि कुलीन वर्ग जो है उसमें बहुत बड़ा ताकतवर वर्ग माना जाता था, और वो लोग जैसा चाहते थे वैसा होता था। अब मान लेते कोई व्यापारी पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया, कोई पे कम लगा दिया, तो व्यापारी लोग जो है डर डर के अपना बिजनेस कर दिया, और राजा के द्वारा जो है फरमान जारी किया जाता था,
ऑर्डर दिया जाता था कि तुम जो है इसी जगह पर व्यापार करोगे, फ्रांस से बाहर व्यापार नहीं कर सकते हो। तो इस पे थोड़ा प्रभाव पड़ रहा था व्यापारियों के ऊपर। तो ये लोग चाहते थे कि व्यापार पे पूरी तरह से व्यापार मुक्त हो, आपको जो टैक्स लेना है लो, लेकिन ये आप डिसीजन नहीं लोगे कि हमको व्यापार कहाँ करना है, व्यापार कहाँ नहीं करना है, ये चाहते थे। तो ये लोग यही चाहते थे कि व्यापार पूरी तरह से मुक्त हो, आपको जितना भी टैक्स लगाना है ले लो, लेकिन हम ये चाहेंगे कि हमको बिजनेस जहाँ करना है वो हमारी मर्जी चलेगा, आप राजा के अधीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस पर डिसीजन वो स्वयं लेंगे। अब देखिए, कहता है प्रेस की स्वतंत्रता, यानी प्रेस की पूरी तरह से आज़ादी चाहते थे। पहले क्या होता था, प्रेस वाले, कहने का मतलब समाचार पत्र, तो प्रेस वाला पे जो है दबाव बनाया जाता था राजाओं के द्वारा या राजा के चमचाओं के द्वारा दबाव बनाया जाता था कि ये समाचार तुम नहीं छापोगे। अगर राजा कोई गलत भी काम करते थे या अगर राज के अंदर कोई अगर राजशाही चल रहा है तो राजा के बारे में एक भी शब्द न्यूज़पेपर में नहीं लिखते थे। अगर राजा कोई खराब भी वर्क करते थे तो उसके बारे में अच्छा ही वर्क जो है वहाँ पे लिखा जाता था, ताकि अगर ये नहीं हो, राजा ये चाहते थे अगर प्रेस वाला अगर राजा के खिलाफ उल्टा सीधा कुछ लिख दे तो चूंकि पेपर तो सभी जगह जाता है तो सभी लोग जो है उसको पढ़ करके और भी राष्ट्र भावना पैदा ना हो, इसलिए प्रेस वाला को ये धमका करके डरा करके रखते थे। और प्रेस वाला जो है अपनी मर्जी से वो कुछ भी छाप नहीं सकता था राजा के। अब कुछ भी छापता था तो राजा से ऑर्डर लेना पड़ता था कि महाराज हम ये छाप रहे हैं, अब देख लिया, आर्टिकल्स को देखता था। अगर राष्ट्र भावना के मामले में कोई गीत भी गाता था तो बिना राजा से ऑर्डर लिए बिना वो गीत भी नहीं गा सकता था। मतलब इस तरह से जो है प्रेस पर पाबंदी बना करके रख ले था। तो इसलिए ये लोग भी चाहते थे कि प्रेस को पूरी तरह से आम जनताओं से छूट मिलनी चाहिए और प्रेस को ये आज़ादी होनी चाहिए कि उसको जो इच्छा होता वो अपना छापे, सही और गलत। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों से एक छोटा सा विनती है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट भी कीजिए। कमेंट करके आप हमको ये बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो ये भी आप लिखिए कि अच्छा नहीं लगा, तो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इससे और अच्छा देने का प्रयास करें। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए जब इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है हमारे लिए कुछ करें। बस कुछ करना नहीं है, बस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट आप ज़रूर करें। क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट नहीं कर पाते हैं। कमेंट कीजिए ताकि आपको ये वीडियो कैसे लगा, क्योंकि आपकी कमेंट पढ़ के हमको खुशी होगी कि चलो भाई एक कमेंट तो आया ना कि वीडियो मतलब यहाँ अच्छा नहीं लगा। तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे और भी बेहतर देने का क्लास। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो है हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।